So, very warm welcome, students. Now we are going to start the session, and in this session, we are going to start a new chapter. That is your exactly nutrition part, exactly plant nutrition and animal nutrition. Because इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. आज हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वाला चैप्टर आप लोगों ने थोड़ा देखा हुआ है, क्लास 10th के अंदर भी किया हुआ है, क्लास 11th के अंदर. लास्ट 11th में क्या, आप तो 11th में आगे पढ़ोगे आगे, जैसे पढ़ोगे आगे, लेकिन अभी क्लास 10th में आप लोग थोड़ा करके आए उस पर, और 11th में भी ये थोड़ा इन्वॉल्व होगा, तो आपको हेल्प मिलेगी क्लास 11th के कंटेंट को भी करने में. तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से करना है आप लोगों ने, ठीक है. और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था. तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, देन वी मूव टुवर्ड दैट, उस वाले पोर्शन को भी हम आगे कंप्लीट करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसे सीक्वेंस में चलते हैं ताकि आपको आगे वाले चैप्टर में थोड़ी हेल्प मिल जाए. चलिए, ये वाला कंटेंट आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा तो हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड बाय वर्ड हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे ताकि जो डाउट्स रह जाते हैं बच्चों के, जो अभी तक आपने क्लास 10th पढ़ा था, उससे थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में आप इसको केवीपीआई की तैयारी करेंगे. केवीपीआई में आप जानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं, और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है. जो सेट ए पेपर होता है, पार्ट ए वाला, दैट इज हैविंग 0.25% नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4, और जो पेपर 2 होता है उसमें हाफ नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग हो जाता है अगर क्वेश्चन गलत हो जाए. तो आपको करेक्टली हर पॉइंट को अच्छे समझना है, उसको लर्न भी करना है ताकि कर पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, आप लोगों को डेफिनेशन तो क्लियर ही है न्यूट्रिशन की, थोड़ा सा क्लियर हम कर देते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं अराउंड चीज़ों को लेकर, ताकि ये आपको काफ़ी हेल्प रहे. सी, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स जो होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दैट सिंथेसाइज फूड. तो सिंपल सा प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या बीइंग प्रोक्यूर फूड और सिंथेसाइज इट, यूटिलाइज करेंगे, बनाएंगे फूड को, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो फूड है, राइट, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो यूटिलाइज भी होगा. ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन में खाली फूड सिंथेसाइज हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है. अगर वो बॉडी में अगर यूटिलाइज ही नहीं हुआ, एसिमिलेट ही नहीं हुआ, तो हम न्यूट्रिशन प्रोसेस को कैरी आउट नहीं करेंगे, क्या न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, राइट. तो जो डाइट आपने ली, वो डाइट में जो न्यूट्रिएंट हैं, वो न्यूट्रिएंट एग्जैक्टली, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, राइट. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आपकी डाइट में कम रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आपकी बॉडी में आपको एग्जैक्टली ये कहें तो आपके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, आपको डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, आपको डेफिशिएंसी सिंड्रोम से बचाते हैं. लेकिन जो मेजर अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट्स एंड ऑल दिस, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी आपकी बॉडी में, ठीक है. जिससे आप बॉडी में वर्कआउट करते हो, और बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, बायोफिजिकल प्रोसेस में, सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है बाय दिस. साथ ही साथ बॉडी की ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए ये सारे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट या मेगा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं. सी, तो हमने एक डेफिनेशन देखा, इट इज अ प्रोसेस. ये क्या है? एक प्रोसेस है which intake of nutrient like carbohydrate का intake, fats का intake, protein का intake, minerals micronutrient आता है, इसका intake, vitamins का, and water as well, inorganic molecule है, लेकिन it is required for the process of nutrition में required है. तो these all are nutrient, and the process taking all these is known as nutrition. अब हम ये कहें कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ, क्योंकि भाई जब तक न्यूट्रिएंट नहीं होगा या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, तब तक ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. तो न्यूट्रिशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहें ग्रोथ से एकदम से रिलेटेड है, राइट. जो वर्ड न्यूट्रिशन है बच्चों, एग्जैक्टली डिराइव हुआ है वर्ड न्यूट्रिएंट से जाकर, है ना, न्यूट्रिएंट वर्ड से डिराइव हुआ है ये. तो न्यूट्रिएंट को हम डिफाइन करके कहते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच an organism obtain from the surroundings and use it as a source of energy as well as
फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे कि बॉडी के टिश्यूज हैं, मासेस हैं, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, सेल से ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनके फॉर्मेशन में जो न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है। तो न्यूट्रिशन एक वर्ड न्यूट्रिएंट से आया है, और न्यूट्रिएंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए, आपकी बॉडी में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके लिए चाहिए, राइट। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। अब थोड़ी बात करते हैं, आगे चलते हैं, ये सब पॉइंट आपके माइंड में थोड़ा क्लियर थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड नंबर 2 इज योर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों जैसे नाम ही क्लियर है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है ना? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं, एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकल रहा है उसका, थोड़ा सा इस पॉइंट पर आप लोग समझेंगे। जब हम कहते हैं कि फूड सिंथेसाइज हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक है। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बना रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फोटो ऑटोट्रॉफिक, या नंबर 2 कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का क्या मीनिंग हुआ? फोटो ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग ये हुआ कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, राइट, ग्रीन एल्गीज हैं या मोस्ट ऑफ द एल्गीज हैं, दे सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर वो फोटोन का यूज कर रहे हैं, याद रखो, अगर वो फोटोन का यूज कर रहे हैं, राइट, सनलाइट का यूज कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने एग्जांपल रखा मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट, हमने रखा जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, पर सारे नहीं होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, बिकॉज उनके पास पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो बच्चों ये वर्ड हुआ फोटो ऑटोट्रॉफिक कंडीशंस का या फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म्स का। दूसरी बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये वर्ड आपके माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए, कीमो ऑटोट्रॉफिक, या इसको हम कह सकते हैं कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। कीमो माने केमिकल हो गया, ऑटोट्रॉफिक मीन फूड सिंथेसाइज खुद कर रहे हैं। यानी ये हुआ कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है फूड, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी है वो केमिकल से आ रही है, सनलाइट से एनर्जी नहीं आ रही है, केमिकल से एनर्जी आ रही है, तो हम वर्ड यूज करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म, या हम यूज करेंगे वर्ड कीमोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ दैट न्यूट्रिशन। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये मोड परफॉर्म करते हैं बच्चों? तो आपको याद रखना है वर्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि वो तो सब जानते हैं। अब मैं आपको केवीपीआई ले जा रहा हूँ उस लेवल पर, तो आपको ये वाले पॉइंट जो ये कैटेगरी है आपको ये हमेशा याद रखनी है, उत्तर आपको याद हो जाएगी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कीमो ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नंबर 2 आयरन बैक्टीरिया, नंबर 3 हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन का यूज कर एनर्जी बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। नंबर 4 सल्फर बैक्टीरिया, दे यूटिलाइज सल्फर एज ए केमिकल कंपाउंड, राइट, एंड सिंथेसाइज इट ऑन फूड। एंड नंबर 5 के बाद हमारा आ गया मीथेन बैक्टीरिया जो एग्जैक्टली केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में। तो हमारे पास नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड मीथेन बैक्टीरिया हैं। ये सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे बच्चों कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के। चलो ये बात हमको समझ आती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात चलते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। अगर बात करें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आपके माइंड में क्या बात आती है? यहाँ पर बात ये है हेटेरोट्रॉफिक की जब भी पूछी जाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि खाना खुद ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा है, खाना खुद नहीं बना रहा है, खाना को किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड है। हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं, बिल्कुल हैं। मोस्ट एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, बिल्कुल हैं। सी तो इसकी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। नंबर 1 कैटेगरी मेरे पास आती है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मीनिंग क्या हुआ? वो ऐसे समझो, आपने पढ़ा हुआ क्लास लोअर क्लासेस के अंदर, पैरासाइट क्या होती है? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, उसकी सरफेस पे ग्रो करते हैं,
या उसके अंदर ग्रो करते हैं। यानी आपके पैरासिटिक मोड दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 एंडोपैरासाइट एंड नंबर 2 एक्टोपैरासाइट। तो मैंने इसको कहा पहला कैटेगरी दिया एक्टोपैरासाइट, राइट, और नंबर 2 कैटेगरी दिया मैंने एंडोपैरासाइट। दोनों के नाम से तो क्लियर हो जाता है एंडोपैरासाइट क्या है और एक्टोपैरासाइट क्या है। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर, राइट, ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन ले रहे हैं और इन रिटर्न वो हार्म भी तो पहुंचा रहे हैं एंडोपैरासाइट। लेकिन जो एक्टोपैरासाइट है वो बॉडी की सरफेस पर, ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल सरफेस पे ग्रो करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से और वो हार्म भी पहुंचाएगा। तो ये पैरासिटिक मोड हो गया। यस बच्चे, मशरूम्स एक्टोपैरासाइट्स हुए ना। मशरूम एग्जैक्टली कहें तो दूसरी कैटेगरी में आएगा, मशरूम दूसरी कैटेगरी में आएगा, वो सैप्रोट्रॉफिक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली कैसे मोड बताता है वो अभी समझ आएगा। अगर हम एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की बात करें तो आपकी जो लाइस है ना, जो जू वगैरह होती हैं वो एक्टोपैरासाइट है। आपका जो लीच है वो बॉडी सरफेस ग्रो करता है, वहां से फूल चूसता है तो सेमीवोरस लेके एक्टोपैरासाइट है। आपके पास अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, वो एंडोपैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट वो हो गए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं या फिर उसके अंदर जाके ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसको हार्म भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी मेरे पास है सैप्रोट्रॉफिक, यहाँ पर आप समझ जाएंगे मशरूम के बारे में या फंगस के बारे में। तो सैप्रोट्रॉफिक को थोड़ा समझते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले इसकी, ठीक है, डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले इसकी। डेफिनेशन ये कहती है आपकी सैप्रोट्रॉफिक के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म, दीज आर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिलीज एंजाइम्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्लांट का पार्ट हो सकता है या एनिमल का पार्ट हो सकता है, उस पर कोई एक ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग पर ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है, उसके पर अपने एंजाइम रिलीज कर देता है, एंजाइम उस डेड एंड डिकेइंग को और डाइजेस्ट करता है और जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो ये जो काम करती हैं हमारी फंगस करती हैं ऐसा काम। मशरूम वगैरह जो आप पढ़ रहे थे, आप बता रहे थे मशरूम सर फंगस वगैरह, वो यही कैटेगरी होती हैं। तो मशरूम क्या करती है, या मशरूम तो नहीं है क्या, वो एरियल फॉर्म होता है। दूसरे जो फंगस हैं वो फंगस क्या करते हैं, फंगस है, मोल्ड है, बहुत सारे कैटेगरी आते हैं। पैरासिटिक जो एग्जैक्टली कहें कि प्लांट पे ग्रो करने वाले फंगस हैं, उनको हम कहते हैं कि प्लांट के डेड और डिकेइंग प्लांट पर, जैसे प्लांट की टहनियां टूट गई हैं, बाग वाला टूटा पड़ा हुआ है, लकड़ी टूटी पड़ी हुई है, सड़ रही है, उस पर ये फंगस अगर ग्रो कर रही है तो हम यूज करेंगे वर्ड सैप्रोफाइटिक। क्या यूज करेंगे वर्ड हम, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोट्रॉफिक तो है लेकिन ये किस पर है, डेड एंड डिकेइंग कौन सा प्लांट है, प्लांट पार्ट है। तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट पार्ट पे ग्रो कर रहा है फंगस, तो सैप्रोफाइटिक। अब दूसरी कैटेगरी मेरे पास आती है। दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चों, अगर कोई फंगस डेड एंड डिकेइंग एनिमल पार्ट पे ग्रो कर रहा है, यानी कोई एनिमल की लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ा है, चाहे किसी डॉग का है, कैट का है या किसी और ऑर्गेनिज्म का है, व्हाटएवर एनिमल है, उसके ऊपर अगर फंगस लगी हुई है, फंगस ग्रो कर रही है, कैसे, तो वो सैप्रोजोइक कैटेगरी की होगी। तो दूसरी कैटेगरी मेरे पास आती है सैप्रोजोइक। तो सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक ये दोनों क्या हो गए बच्चों, इन दोनों को हम सैप्रोट्रॉफिक कहेंगे। तो सैप्रोट्रॉफिक दो मोड हो सकते हैं, दो कैटेगरी हो सकते हैं, या तो प्लांट पार्ट भी ग्रो करेंगे तो हम ये सैप्रोफाइटिक, वो हो सकते हैं एनिमल पार्ट पर, डेड एनिमल पार्ट ग्रो करने वाले तो नहीं सैप्रोजोइक। तो अब बताओ मुझे, यस नाउ यू कैन आस्क कि माधव एंड आदिभव कि ये जो सैप्रोट्रॉफिक मोड है आपको समझ आया है, क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, आदिभव आप क्या कहते हो? कि मान लो अगर वंस हमारा एक सब टॉपिक खत्म हो जाए तो हम कुछ केवीपीवाई लाइक टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। बिल्कुल करेंगे हम। ये टॉपिक खत्म होने के बाद आदिभव, माधव, इन टॉपिक खत्म होने के बाद मैं साथ में क्लास में कराऊंगा, आपके क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके केवीपीवाई में आते हैं या आए हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे हर चैप्टर के बाद।
कुछ एक क्लास जरूर रखिए जिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र होकर रहिए और अपना सारा कंसंट्रेशन कंटेंट पे लगाइए। उस कंटेंट को अपने दम निचोड़ लेना है, एकदम से याद कर लेना है, अच्छे से चीज़ों को समझ लेना है, बस ठीक है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा खुद करने के लिए भी, इस तरह से हम सेक्शन रखेंगे पूरे, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो पैरासिटिक समझ लिया हमने, सैप्रोट्रोफिक समझ लिया बच्चों। अब चलते हैं होलोजोइक पर। ये जो वर्ड होलोजोइक है, होलोजोइक का मतलब होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो होलोजोइक कैटेगरी का है, इसका मतलब वो प्लांट को या एनिमल को या उसके पार्ट को खा जाता है, बॉडी के अंदर डाल लेता है, ठीक है। वो एंजाइम के फॉर्म में रिलीज डाइजेस्ट नहीं कर रहा बाहर बॉडी के, उस प्लांट पार्ट को खा लेता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। जैसे कि आपने लिया एप्पल, एप्पल काटा, बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, तो आपने एप्पल प्लांट का पार्ट है, उसको बॉडी के अंदर। आपने लिया कोई एनिमल पार्ट, वो खा लिया, तो प्लांट का प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट आपने खाया, बॉडी से। तो दिस इज दैट होलोजोइक। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। तो होलोजोइक भी हो गए। हम लोग कैसे हैं बताओ, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, होलोजोइक हैं, बिल्कुल ठीक है। हम लोग कैसे हैं, होलोजोइक हैं, ठीक है। हाँ बताओ जरा, ये क्लियर है यहाँ तक? ओके, मतलब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और कैटेगरी आपको यही जो समझाया है वही यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो चीजें आप क्लियर हो गई होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक चीज हमने समझ ली है अच्छे से। फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को हमने समझा है, एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ रीडिंग के दौरान हमें कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जो हमेशा हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको मैं स्टार दूंगा, यानी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक, ये जो फोटोसिंथेसिस मशीनरी है या प्रोसेस है, वो कैसा प्रोसेस है, ये एक एंडोगोनिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोगोनिक प्रोसेस है। एंडोगोनिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? तो आपका मीनिंग ये होता है, ये वो प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी लगती है ना। कैसे लगती है? सनलाइट फॉर्म में लग रही है ना, सनलाइट फॉर्म में लग रही है। तो ये एंडोगोनिक प्रोसेस है नंबर 1, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है नंबर 2। आपको वर्ड याद रखने आते हैं क्वेश्चन पर। एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक मतलब क्या होता है? कोई चीज बड़ी बन रही हो। यहाँ पर आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्लस वाटर का मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो 12 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO लिथिया एंड क्लोरोफिल, क्या कंडीशन आई? कंडीशन कुछ से हुई कि यहाँ फॉर्मेशन हुआ C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 फॉर्म हुए, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ रही है, वाटर सॉइल में अगर प्लांट है वहां लगा हुआ तो सॉइल से आ रही है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज फाइनली स्टोर हो रहा है पॉलीमर स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ दो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक। कोई बड़ी चीज बनना छोटे मॉलिक्यूल से, ये एनाबॉलिक प्रोसेस का नाम है। तो ग्रीन प्लांट के अंदर हो रहा है, इसीलिए वजह से जब प्लांट ये बना रहे हैं तो प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ओके, ग्लूकोज बन गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके सनलाइट प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ 2 पॉइंट से याद रहे हैं, ये रिएक्शन को याद होगी, क्लास 10 में पढ़ी है आप लोगों ने। आप लोगों को ये याद रखना कि एंडोगोनिक प्रोसेस है और साथ ही साथ एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये दोनों पॉइंट इसके माइंड में क्लियर होने चाहिए। चलिए, इक्वेशन आगे सामने हो चुकी है, ये इक्वेशन में बात कर ली है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है एग्जैक्टली। हमने देखा रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स। ये क्या है बच्चों? ये जो लिखा है रूट, रूट प्लांट्स की क्या यहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं? H2O, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से, चिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब होके जा रहा है ऊपर की तरफ, ये वाटर एब्जॉर्ब होके जा रहा है ऊपर की तरफ।
और ये कहाँ गया, लीफ में आ गया। लीफ में क्या हो रहा है, लीफ में सनलाइट यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहा है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट यूटिलाइज हो रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ वाटर आ गया। ये तो हमने कहा था वाटर के मॉलिक्यूल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, ये दोनों मिल गए यहाँ पर, और सनलाइट के प्रेजेंस में और लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता ही है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या बन गया आपका, बन गया आपका स्टार्च मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लास्ट में फिर क्या पॉलीमराइज के स्टार्च बन जाएगा। अब स्टार्च हमेशा लीफ में थोड़ी ना स्टोर होगा, वो स्टोरिंग जगह पे चला जाएगा, तो वहां पर स्टोरिंग पॉइंट ले जाने के लिए फ्लोएम है, वैस्कुलर बंडल्स हैं जो उसको अपसाइड डायरेक्शन में, डाउनसाइड डायरेक्शन में या बाई डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की तरह आपको मूव करके ले जाएगा। ठीक है, साथ ही इस प्रोसेस दौरान क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के भी रिलीज हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है, राइट, हम लोग यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन, राइट। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो इस तरह से कैरी आउट हो रहा है, यू नो वेरी वेल इजीली। तो अब यहाँ पर आपको याद करने वाला पॉइंट यहाँ पर क्या था, अगला पहले में पढ़ लिया, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं चीजों को कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट है यानी कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, आप सबको पता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वहां सनलाइट यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। नंबर 2 अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमारे पास कुछ साइनोबैक्टीरिया थे जो कि फोटोसिंथेसिस मशीनरी या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते थे। तो प्रोकैरियोट के केस में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, या कुछ से नीचे क्वेश्चन आता है वाला, लैमिलर क्रोमैटोफोर, जनरली क्रोमैटोफोर वर्ड यूज किया गया है। अगर क्रोमैटोफोर और आपके मीनिंग क्या होता है तो समझना जरूरी है। क्रोमैटोफोर का मतलब होता है कम कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं केमिकल के जो बैक्टीरिया के अंदर एक कलर इंपार्टिंग ग्रुप या स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ फॉर्म को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ लाइट की वेवलेंथ को एमिट कर रहे हैं, और वो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस मशीनरी के लिए। तो हम ये समझते हैं नक्शल में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो क्या होती है, लैमिलर क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, जो कलर इंपार्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, वो क्रोमैटोफोर ग्रुप होते हैं, वही कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीसरी बात, एलईडी में फोटोसिंथेसिस होती है, सब जानते हैं अच्छे से, लेकिन कहां पर होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए थायरोकॉइड, स्कैटर्ड थायरोकॉइड जो है, थायरोकॉइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जानते हो आपने जब एल्गी पढ़ा था, एल्गी के अंदर सेल्स पढ़े थे, वहां पर जैसे अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं वहां पे थायरोकॉइड स्टैक में एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग हो रही है, ग्रैना बन रहे हैं। ठीक है, ग्रैना बन रहे हैं, ग्रैना बहुत सारे ग्रैना बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एल्गी हैं इनमें जनरली थायरोकॉइड स्कैटर्ड रहते हैं, क्या कहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं पूरे एल्गी की सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो इन स्कैटर्ड थायरोकॉइड को हम एक नाम से और जानते हैं, तो फोटोसिंथेटिक लैमेलिटी कहा जाता है, क्योंकि ये लैमेलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पूरे सेल के अंदर स्कैटर्ड रहते हैं और थायरोकॉइड हैं ये, इसलिए आपको याद होना चाहिए एल्गी के केस में फोटोसिंथेसिस कहां होती है, इट इज टेकिंग प्लेस एट द थायरोकॉइड, और वी कैन से स्कैटर्ड थायरोकॉइड, और सबसे नाम क्या है, लैमेलर स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक लैमेला। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, तीनों कैटेगरी हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेकर, आपके माइंड में ये तीनों एकदम से क्लियर होने चाहिए कि कहां पर ये मिल रहे हैं। तो बताओ तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? यस माधव, आदिबाब, यस ठीक है, तीनों पॉइंट याद कर लेना अच्छे से, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए अब बात आती है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वी शुड नो व्हाट आर द एसेंशियलिटीज ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। ऐसी क्या चीजें हैं जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यार अगर क्लोरोफिल नहीं हुई तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? यू जस्ट टेल मी, पॉसिबल नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, तो पहली एसेंशियल चीज वही, फर्स्ट एसेंशियल फैक्टर इज योर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जब फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट, तो सनलाइट का होना भी एक एसेंशियल फैक्टर है, राइट है, एसेंशियल फैक्टर सनलाइट हो गया। तो अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट हो गया,
साथ ही साथ कैरोटिनॉइड भी पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट है, ये एक्सेसरी पिगमेंट में आता है। कैसा पिगमेंट है? एक्सेसरी पिगमेंट है। जैसे कि एक मेल बंदा अपने साथ एक असिस्टेंट रखता है, तो ये ऐसी असिस्टेंट पिगमेंट या एक्सेसरी पिगमेंट कह सकते हो आप। इसका काम क्या होता है? सनलाइट, क्लोरोफिल ए और बी तो बहुत मेन पिगमेंट है ही। जो कैरोटिनॉइड है ये क्या करता है? ये सनलाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। ये सनलाइट अब्जॉर्ब कर किसको देता है एनर्जी? क्लोरोफिल को ए को दे देगा, मेन पिगमेंट को दे देगा। तो ये कैरोटिनॉइड का फंक्शन है, इसलिए कहा एस3 खुद मेन रोल में नहीं आता, हेल्प करता है। तो लिखा है हमने साफ कि कैरोटिनॉइड आर प्रेजेंट व्हिच आर द फोटोरिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ट्रैप द सोलर एनर्जी, बिल्कुल सनलाइट को ट्रैप करता है, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इज शोन इन द फिगर। कौन सी लाइट, कौन सा आपका स्पेक्ट्रम, कौन सा रीजन, विजिबल लाइट का रीजन ही तो एब्जॉर्ब होता है। जो सन से लाइट आ रही है वो तो बहुत वेरिएबल वेवलेंथ की है, वहाँ इंफ्रारेड भी है, वहाँ अल्ट्रावायलेट भी है, वहाँ पर विजिबल रीजन भी है। विजिबल रीजन में बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट, कौन सा रीजन एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है। तो ये जो डायग्राम है आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, कई बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसलिए यहाँ पर रखा भी गया आपके लिए। ये एनर्जी का एक रेंज बताया है, जहां पर हम बात करें 10 to -17, -15, 8, 6, -4, -2, 10⁻², and 10⁻0 and then 10⁻², ये रेंज दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं गामा रेज की, तो गामा रेज का जो वेवलेंथ रहता है लगभग 10⁻17 से लेकर 10⁻15 या 14 की रेंज तक यहाँ तक रहता है जनरली। एक्स-रेज है 10⁻−8 से लेके -10 तक लिखा है, तो ये रेंज दे रखा है एग्जैक्टली। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है, जो हमारा गामा रेज है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, एक्स-रेज नहीं है, यूवी रेज नहीं है। यस, इसका बीच का जो फैक्टर है, ये वाला सेक्शन जो है, इसको कहते हैं विजिबल लाइट। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट वाला फ्रैक्शन है, यही इंपॉर्टेंट है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ वेवलेंथ रेंज क्या है? आपने कहा सर 390 नैनोमीटर से लेकर ये रेंज जाती है आपकी 760 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये विजिबल रेंज हो गया। विजिबल रेंज 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक रेंज जा रहा है। ठीक है, अब इस रेंज में वॉयलेट कलर 390 से 420 430 नैनोमीटर का, जो रेड कलर है वो 656 से 780 760 नैनोमीटर तक चला हुआ है। तो क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारा ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर का है, समझो ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है, हम लोग फिजिक्स पढ़ी है कि वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर की वेवलेंथ जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस रीजन में मेरे पास वॉयलेट रीजन ये दिख रहा है, रेड रीजन दिख रहा है, तो मेरा प्लांट अगर ग्रीन है इसका मतलब वो रेड रीजन या वॉयलेट रीजन की लाइट को तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन कलर का जो सेगमेंट है लाइट का वेवलेंथ का, वो उसको इमिट कर रहा है, तभी तो हमारा प्लांट ग्रीन कलर का दिख रहा है। चलिए ये पॉइंट हमें समझ आता है। आगे पॉइंट में क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर की लाइट के सेगमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ऑरेंज रेड वाले को और वॉयलेट वाले रीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कोई पिगमेंट तो होगा जो ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा स्टेलर लाइट को। तो वी हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो मेन पिगमेंट्स हैं, जो मेन पिगमेंट्स है वो ये हैं। तो इन पर क्वेश्चन आता है, ये तो सब जानते हैं अच्छे से कि यस साइड जो क्लोरोफिल है वो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या पिगमेंट है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको याद क्या करना है? याद ये भी करना है क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है। तो आप फार्मूला याद रखना है C55H12O5N4Mg, राइट। और क्लोरोफिल बी का है C55H70O6N4Mg। तो आपको ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेने हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लास 10 में मेंशन नहीं है, क्लोरोफिल ए बी को मैंने पहले खत्म कर दिया गया, फॉर्मूला नहीं बताया गया है। लेकिन केवीपीआई में या से एडवांस क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू तो वहां पे ये फॉर्मूले पूछे हुए हैं क्लोरोफिल ए का बी का, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है।
तो बच्चों there are many different type of chlorophyll molecule जो हमने देखे। नंबर 1 जो chlorophyll molecule है chlorophyll A है, ये मेन पिगमेंट में आता है, B है, C है, D है और E है। तो ये chlorophyll A, B, C, D, E ये chlorophyll की टाइप हो गए। chlorophyll की टाइप जैसे B1 होता है, C1 भी होता है, B2 भी होता है, C2 भी ऐसे बहुत होते हैं नॉर्मल। इसके अलावा